So, welcome to the everyone to this class. टॉपर्स फोरम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको पता है कि टॉपर्स फोरम लखनऊ का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो आपको यूपी ट्रिपल एससी और वनडे एग्जाम्स जो होते हैं आपके, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी हो, इन जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स के लिए आपका टॉपर्स फोरम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ना सिर्फ आकर के उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकते हैं जो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बहुत क्या करते हैं, एक तरीके से देखते हैं, जो बहुत जटिल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको एक बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। एक अच्छी टीम है टीचर्स की, तो इस टॉपर्स फोरम में आप जरूर आइए और एक बार आप आकर के देखिए कि कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है और कैसे आपको नियमित टेस्ट मिलते हैं जो आपकी एग्जाम्स में भी आते रहते हैं और एग्जाम्स में आपकी मदद भी करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक टेस्ट सीरीज आपके साथ लेकर के आया हूं जो डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और वैसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड। इसमें बताना है क्या एक्सीड नहीं कर सकता ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998 और 1998 से लगातार 2004 तक प्राइम मिनिस्टर है। 1998 में सरकार गिरी और फिर बीजेपी की यानी एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। अब चूंकि उस समय मिलीजुली सरकार थी तो अटल जी के सामने एक खतरा आया कि भाई अगर बहुत सारे लोगों को मंत्री बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सरकार का कह सकते हैं कि सारे मंत्री हो जाएंगे, तो अलग अलग विभाग बनाने पड़ेंगे, तो इतनी संख्या थी नहीं। तो इसमें यह नियम बनाया गया कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी आगे चल करके उसका एक फिक्स नंबर होगा, यानी मंत्रिपरिषद की एक फिक्स संख्या होगी, मंत्रिपरिषद की एक फिक्स संख्या होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी, एक तरीके से देश में जब लोकसभा में वो बैठेंगे तो उनकी फिक्स संख्या ही बैठेगी, यानी उसके ज्यादा आप कह सकते हैं उससे ज्यादा उन मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। क्यों किया? क्योंकि करप्शन करना कम करना था, भ्रष्टाचार को कम करना था। ठीक, और क्या करना था, और बेसिकली बताना था कि हर मिनिस्टर लोकसभा के तरफ क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, यानी एक तरीके से जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। तो कम मिनिस्टर्स रहेंगे तो ज्यादा प्रश्न पूछ पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखा गया और क्या लाया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 2002 में आया था, 2003 में इंप्लीमेंट हो, 2003 के नाम से जानिए। तो 2003 में क्या है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसमें क्या फिक्स कर दिया गया, लोकसभा के सदस्यों की संख्या फिक्स कर दी गई, और कितनी कर दी गई, लगभग 15% के आसपास कर दी गई। तो 15% इज द राइट आंसर। इस बात को याद रखिए। कब आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। आगे चलते हैं, लिखा है कि इन विच ईयर द सैडलर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी द रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। लिखा है कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपको याद होगा कि हमेशा से भारत में शिक्षा को उसी शिक्षा पद्धति को फॉलो किया जाता रहा जिसे मैकॉले की शिक्षा कहते हैं, और इसी मैकॉले के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति था सैडलर, जिसने क्या किया, शिक्षा पे भारत में विश्वविद्यालयों की नींव रखी। और वो कब आया था, 1915 के आसपास ही आया था व्यक्ति। और यह कहा जा सकता है कि 1915 में जब आया और इसने क्या किया, देखा कि भारत में क्या हो रहा है, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट यानी आंग्लवादी और जो भारत को समर्थन करने वाले लोग थे उनके बीच में क्या चल रहा है, एक तरीके से प्रतिद्वंद्विता चल रही है कि किसकी व्यवस्था आगे बढ़ाई जाए। और इसने मैकॉले की बातों को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया। और कब लागू किया, साल 1917, यानी वर्ष 1917 यानी ईयर 1917 में इसको लागू किया। ठीक, तो सैडलर कमीशन से आपसे कोई प्रश्न पूछे तो कब आया था, 1917 में आया था। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद लिखा है विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको याद होगा जब पहले टेस्ट में हमने बात की थी, इसके पहले जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें भी बात हुई थी इस विषय की कि कौन सा मेजॉरिटी, कौन सी गैस ऐसी है जो आपके एटमॉस्फेयर में मेजॉरिटी शेयर होल्ड करती है। वो कौन सी है, सबको पता है भाई, नाइट्रोजन। तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, N2। ठीक, उसके बाद अच्छा देखने वाली बात यह भी, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या करती है, किससे होती है, हर एक, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आप भी छोड़ते हैं। ठीक, आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब
इंसानों की संख्या ज्यादा है तो नाइट्रोजन कैसे हो सकती है, तो प्रश्न यही उठता है ना। लेकिन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन की संख्या को बढ़ाता है, इस वजह से N2 यानी नाइट्रोजन क्या होगा, सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी होल्ड करती है कहां पे, एटमॉस्फेयर में। तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है कि विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको पता है विधान परिषद क्या होते हैं, हर राज्य विधानसभा अगर चाहे तो वो नियम बना सकती है राज्य विधान परिषद के लिए, यानी विधान परिषद को क्रिएट भी अगर करना है तो पहले विधानसभा में प्रस्ताव पास होगा, फिर वो लोग देश की संसद में जाएगा और देश की संसद क्या करेगी, उसे पास करेगी सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत के साथ, और पास कर देगी तो फिर क्या बन जाएगा, विधान परिषद। यानी विधान परिषद को बनाने की शक्ति किसके पास है, पहले विधानसभाओं के पास है, फिर संसद के पास है। तो क्या अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है विधान परिषद के मामले में क्या पूछ रहा है कि 1/2 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेजुएट्स। तो क्या कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, हाफ मेंबर्स क्या कह सकते हैं एक तरीके से, ग्रेजुएट भी क्या करते हैं, शिक्षक विधायक होते हैं जिनको आप शिक्षक विधायक कहते हैं। ठीक है, और वही शिक्षक विधायक क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ये जो आपके ग्रेजुएट्स हैं, जब आप ग्रेजुएशन पास करके जाएंगे तो आपको क्या MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, और वो इलेक्शन किसको चुनेगा, MLC को चुनेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे में कह रहा है हाफ मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स रिसाइडिंग इन दैट स्टेट विद इन मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा है कि 1/12 समझिएगा, यहां पे पहले कह रहा है कि 1/12 जो हिस्सा होगा वो कौन चुनेगा, हमारे ग्रेजुएट्स चुनेंगे। यानी आप ग्रेजुएशन करके आए, आपने चुनाव में किसके पार्टिसिपेट किया, शिक्षक विधायक के। तो एक तो हो गया जो कहां से आएगा, कॉलेजेस से आएगा, और एक होगा टीचर्स का पार्टिसिपेशन किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो टीचर्स के द्वारा चुना जाएगा। यानी 1/12 हिस्सा कहां से आएगा, टीचर्स से आएगा। और क्या कह रहा है, मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल कौन सा होता है भाई, 11th-12th वाले। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स कहां से चुन के आएंगे, तो कहने का मतलब है इसका ऑप्शन सबसे सही कौन होगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तो इस बात को याद रखना है। ठीक, हाँ ठीक है, 44 का डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। उससे पहले यह समझ लेते हैं कि 3 प्रकार की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन जिसको आप कहते हैं संघ, एक होती है स्टेट लिस्ट जिसे आप कहते हैं राज्य सूची, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे आप कहते हैं समवर्ती। ठीक, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। और ये 3 लिस्ट क्या करती है, जैसे यूनियन लिस्ट पे अगर कोई सब्जेक्ट होगा, संघ सूची में कौन होगा, तो पार्लियामेंट नियम बनाएगी, संसद बनाएगी। और स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा तो राज्य विधानसभा क्या बनाएगी, उस पर नियम बनाएगी, कानून बनाएगी उस विषय में जो उस सूची में विषय दिए होंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाएगी, समवर्ती सूची में कौन नियम बनाएगा या कौन कानून बनाएगा, दोनों बना सकते हैं। राज्य भी बना सकता है, यानी राज्य विधानसभाएं, और पार्लियामेंट यानी संसद बना सकती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि क्या कौन सा आया होगा। देखिए फॉरेस्ट, जंगलों के लिए कानून कौन बनाता है, जंगलों के कानून आपको पता है कि जितने भी वन है, एक विभाग की रिपोर्ट आती है, विभाग की रिपोर्ट तो राज्य भी जारी करता है, और कौन जारी करता है, स्टेट भी, सॉरी पार्लियामेंट यानी केंद्र भी जारी करता है। ठीक, तो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं राज्यों की। तो क्या कह सकते हैं, ये इस पे कानून दोनों बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये भी क्या है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, और क्या है, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड, तो इसको भी क्या करना है, इस पे भी कौन नियम बनाते हैं, दोनों सरकारें बना सकती हैं। यानी इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन पे किसी को अगर नियम बनाने हैं तो कौन बना सकता है, दोनों सरकारें बना सकती है। ठीक, इस बात को याद रखना है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या बचा आखिरी में, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट पे नियम कौन बनाएगा, यूनियन लिस्ट, यानी पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। तो यूनियन लिस्ट जहां भी लिखा हो तो याद रखिए आपको क्या करना है, संघ सूची का जो विषय होगा उस पे संसद क्या होता है, एकात्मक अधिकार होता है, यूनिफाइड। एक तरीके से यूनियन लिस्ट पे वही नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। आगे देखते हैं, विच डांस फॉर्म इज नोन एज क्लासिकल फॉर्म, क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। आप सबको पता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल डांस क्या है। तो उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल डांस क्या है, कथक।
तो कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल डांस है। ये कहां का है? यूपी, यूपी का है भाई। उड़ीसी कहां का है? उड़ीसा का, आप सबको पता है उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्रा का। अब ये है नहीं तो बचा क्या? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां बचा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ठीक, 46 का बी सही आंसर है। आगे चलते। विच इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? देखिए बहुत बढ़िया बात है, अब इससे पता भी चल जाता है किस वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत का राजा माना जाता है। अब इस पे आपकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी? टेस्ट होगी 47 क्वेश्चन में। इसको चाहे अगर आपको नहीं भी आता है तब भी क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कैसे? आपको पता है हमारे यहां ज्ञान की देवी क्या मानी जाती है? सरस्वती जी। और जब ज्ञान की देवी सरस्वती जी मानी जाती है तो सबसे पवित्र क्या माना जाएगा? क्या क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए पाई जाती है ना सरस्वती जी की। जब तस्वीर देखते हैं तो इसमें क्या होगा? सही ऑप्शन सितार। सितार इज द राइट आंसर, जिसको किंग ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। इससे भी आप जोड़ सकते हैं। आपको नहीं पता था क्या था, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आपको नहीं पता होता लेकिन फिर भी लगता है कि कर सकते हैं, तो वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं। ठीक है, हर प्रश्न हर किसी को नहीं आ रहा होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सा प्रश्न हम करने की स्थिति में है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी कभी कभी प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, 47 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा, सितार। आगे चलते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी। यानी अंडर द राइट टू एजुकेशन इट हैज बीन अग्रीड दैट फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ। यानी शिक्षा के मामले में केंद्र और राज्य के बीच जो भी आर्थिक भार होगा उसको किस में बांटने की बात कही गई? ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन का पार्ट है, तो राइट टू एजुकेशन क्या है? कब से राइट टू एजुकेशन आया? कब? याद रखिएगा, आर्टिकल 21 में ए में दिया हुआ है। आर्टिकल 21 ए में दिया हुआ है। ठीक है, किसमें? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार। और ना सिर्फ जीवन जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, क्योंकि शिक्षा आपको समाज में सम्मान दिलाती है। तो कितने रेशियो को बांटने की बात की गई है? 60:40। ठीक, तो 48 का ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक, हाँ ठीक है, 48 का ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही। 60:40 में बांटने की बात कही गई। आगे देखिए, लिखा है किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? किस मामले के कारण? किस मामले के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, ऐसा माना गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कब गया था? याद रखें, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? साल 1975 में। इस बात को याद रखना है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, एक ही बार आपातकाल लगा है देश में। ठीक है, 1975 में इंटरनल इमरजेंसी। जब आंतरिक आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी में दो हैं, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक है इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी का इस्तेमाल कब हुआ? 1975। इसी को आगे अमेंड कर दिया गया, संशोधन के रूप में लाया गया। ठीक, किस तहत के लाया गया? तो आपको याद होगा, तो हाँ इंग्लिश में देख लेते हैं। ड्यू टू विच केस इट इज बिलीव दैट इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो दीजिए, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? आपको सबको पता है कि भाई 49 में, हाँ ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ था? इलेक्शन का विवाद हुआ था। किसका? राजनारायण। राजनारायण व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। कहां से? इलाहाबाद से। और इसी मामले में इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि इन्होंने इलेक्शन मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, और गलत इस्तेमाल करते हुए क्या किया? एक तरीके से कह सकते हैं इमरजेंसी को फिर बाद में इंपोज किया गया 1975 में। ठीक, तो समझ सकते हैं राजनारायण का केस कब आया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था? इसी के बाद 6 साल के लिए इंदिरा गांधी जी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्या दी थी? थोड़ी मोहलत दी थी और कहा था कि भाई क्या है, आप पारदर्शी रूप से चुनाव कराइए। तो इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या किया गया था? इंदिरा गांधी जी को बार कर दिया गया था। कौन जस्टिस थे? जस्टिस सिन्हा, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया। ठीक, इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक, 50 में इंग्लिश में निम्नलिखित में किसे वर्ष 2015 में, ठीक है हिंदी में ही है, इंग्लिश वाले समझ लेंगे, दो बता देंगे। 2015 में एक संशोधन के तहत किसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहां पे याद रखिएगा अत्याचार निवारण की बात की गई है, ठीक है, जो उनपे एक्सप्लॉइटेशन होता था, शोषण होता था, उसके विरुद्ध क्या कानून बनाया गया, उसके विरुद्ध कानून बनाया गया और उस कानून बना करके क्या लाया गया, उनके निवारण के लिए, यानी एक तरीके से कह सकते हैं एससी एसटी की जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको रोकने के लिए क्या लाया गया, एक कानून लाया गया। उस कानून में 2015 में क्या लिखा गया कि भाई आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार अथवा उसकी धार्मिक धमकी देना, यानी किसी को आप धमका नहीं सकते। ठीक, फिर यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया, ये बात उसमें लिखी गई थी, किसी को धमकी नहीं दे सकते, किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा क्या लिखा गया कि मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, यानी किसी को हाथों से आप बाध्य नहीं कर सकते कि क्या करे, आपके यहां साफ सफाई करे, खासकर सीवरेज की व्यवस्था में उसको आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। दूसरा भी पॉइंट रखा गया। तीसरा क्या रखा गया भाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, यानी किसी को जाति सूचक शब्दों से चिढ़ाना, ऐसा होता रहा पहले, और इसी को बैन करने के लिए, इसी का निवारण करने के लिए क्या लाया गया, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2015। इसके तहत क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, शोषण के विरुद्ध एक कानून बनाया गया। इसको किसके साथ जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और अनटचेबिलिटी के साथ भी जोड़ा गया, आर्टिकल 17 के साथ। ठीक है, जो किसकी बात करता है, प्रोहिबिट करता है, छुआछूत आप नहीं करेंगे, अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनाने की बात करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 का बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू द ऑफेंस, ये वही है, तो याद रखिएगा इंग्लिश में दिया हुआ है तो बी ही सही है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करने का, अब देखिए इसमें बहुत सारी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट क्या है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, आपको पता है, पहले ही बताया, यूनियन लिस्ट के विषय में कौन नियम बनाता है, देश की संसद नियम बनाती है, केंद्र सरकार नहीं, देश की संसद। और संसद का क्या है, उसमें कौन कौन पार्ट होता है, राज्यसभा, लोकसभा और देश का राष्ट्रपति। ठीक, तो पार्लियामेंट को अधिकार होता है किस पे, यूनियन लिस्ट पे सब्जेक्ट बनाने का। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे, यानी यूनियन यानी संघ सूची के विषय पे क्या कानून बनाने का अधिकार होता है। दूसरा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, उसमें कौन बनाएगा, राज्य विधानसभाएं। दूसरी कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, उसमें कौन बनाएगा, उसमें दोनों राज्य विधानसभाएं और संसद दोनों अधिकार बना सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, तो अब पढ़िए इसको। विद रेफरेंस टू द चेंज ऑफ नेम ऑफ अ स्टेट, आपको पता है नेम चेंज करने की बात कहां की गई, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में बात की गई है, आर्टिकल 4 में। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट की बात की गई है। तो जब भी आप नेम चेंज करें किसी का, तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन की बात करता है। ठीक, तो इसको आगे पढ़ेंगे। नेम ऑफ द स्टेट को चेंज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो लिखा है किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है। तो आर्टिकल जो पार्ट 1 है आपका, आर्टिकल 1 to 4 जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है। ठीक, हमेशा उसको ध्यान रखना है कि जब भी स्टेट से कंसर्न आएगा तो उसी में बात की जाएगी। तो पढ़ लेते हैं एक बार। द पार्लियामेंट हैज द प्रिविलेज टू चेंज द नेम बाउंड्री इट्स सेक्टर ऑफ द स्टेट एंड ओनली, बिल्कुल सही बात है। किसके पास अधिकार है, और संसद के पास अधिकार है, और संसद के पास ही अधिकार है, और किसी के पास अधिकार नहीं है। यानी राज्य विधानसभाओं के पास कोई अधिकार नहीं है किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने का। हाँ, वो जिलों के नाम बदल सकते हैं, ठीक है, किसी जगह का नाम बदलना हो तो राज्य विधानसभाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रदेश का नाम बदलना हुआ या नया प्रदेश क्रिएट करना हुआ या किसी को शामिल करना हुआ तो किसके पास अधिकार है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है। और यह अधिकार क्या है, यूनिफाइड है, यानी एक ही संसद के पास अधिकार है। भारत की जो पार्लियामेंट है संसद के पास अधिकार है, यानी इसके पार्टी कौन है इसमें, केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार की सहमति पे होगा। ठीक, तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, पहला यानी ओनली है। दूसरा क्या कह रहा है भाई, सच अ बिल इज प्रेजेंट हाउस ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कि प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति की, संसद को जब भी लगता है तो वो कानून ला सकती है। तो 51 क्या क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, प्रायर रिकमेंडेशन, लेकिन आपको
ये भी ध्यान रखना कि बोथ ए और बी भी हो सकता है। आधे ऑप्शन गलत, चलिए ठीक है, 51 का सी सही होगा। देख होता है कि भाई पार्लियामेंट जब आप पास करते हैं नियम तो राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। ऐसा बनाया गया कि क्या है, राष्ट्रपति एक तरीके से रबर स्टैंप का काम करता है। ठीक, आर्टिकल 75 में क्या दिया है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति पे काम करेगा। ठीक है, तो वो सहमति किसके साथ जोड़ दी जाती है, रिकमेंडेशन के साथ जोड़ दी जाती है, सलाह पे काम करेगा मंत्रिपरिषद की। और यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह पे या कैबिनेट पे नहीं है, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो कैबिनेट की सलाह पे लगाई जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, सी, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। किस लिए जरूरी है, क्योंकि राज्य बनाना है, आपको नाम चेंज करना है किसी राष्ट्र देश का, सॉरी प्रदेश का। आगे चलते हैं, व्हाट इज मीन बाय सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। पहले तो ये समझ लेते हैं मतलब क्या होता है इसका। स्वस्वामित्व ऋण, आप अपने आप समझ जाइए ना भाई, क्या लिखा है, स्वसमाप्ति ऋण, जो अपने आप खत्म हो जाता है। उसको आपको बैंक में कोई स्टेटमेंट नहीं देना है कि इसके लिए कि क्या करना है आपको, कि ये लोन खत्म कराने के लिए आपको। और पहले होता था ऐसा, अब जब से डिजिटल इंडिया 2015 में क्या लॉन्च हुआ, डिजिटल इंडिया मिशन, इस मिशन के तहत क्या करा दिया गया, सारे बैंक अकाउंट्स को लिंक कर दिया गया पैन कार्ड के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, जैसे ही आपका लोन खत्म होता है तो अपने आपको क्या मिल जाती है, नोटिस मिल जाती है कि आपका लोन आपसे खत्म हो गया। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से सही होते हैं। तो कम या मध्यवर्ती अवधि के लिए ऋण का एक प्रकार जो संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है, अभी देखते हैं, अभी दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। पहला ठीक लग रहा है, ठीक, अ टाइप ऑफ शॉर्ट और इंटरमीडिएट टर्म लोन दैट इज रीपेड फ्रॉम द मनी जनरेटेड बाय द एसेट यूज्ड टू परचेज। यानी शॉर्ट टर्म, छोटे काल के लिए, यानी छोटी अवधि के लिए जो लिया गया वो क्या होता है, अपने आप खत्म हो जाता है। उसका पेमेंट अगर आपने कर दिया तो बैंक में आपको दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, ये वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप पहले भी लोन चुका सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट। वहां पे जाने के लिए आप लिक्विडेटिंग कहेंगे कि भाई देखिए मैंने लोन लिया था इस तारीख को और अब हमने लोन चुका दिया है, तो मैं आग्रह करता हूं बैंक से कि इस दिन से हमारा लोन खत्म कर दिया जाए। लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन इसीलिए कहा गया स्वसमाप्ति, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो 52 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अ लोन, a type of short or intermediate term loan that is repaid from the money generated by the asset it is used to purchase। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा, ये भी आप कह सकते हैं कि भाई सही हो सकता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया जब से लॉन्च हुआ है 2015 में, भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी सबको एक साथ ला करके एक मंच पे खड़ा कर दिया और कहा कि भाई अगर आपने लोन लिया है तो आपको क्या नहीं देना, बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है, कि आपको लोन खत्म करने की अर्जी नहीं देनी है। आगे चलते हैं, लिखा है कि अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट बाय अ रेसिडेंट। अब समझिएगा, यहां पे एक शब्द है जिसका नाम है रेसिडेंट। ठीक, इसको ध्यान से समझना है, इसी सब शब्द पे आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या है आगे, डायरेक्ट इन्वेस्टर इन अ नॉन रेसिडेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज। मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ का मोहन, और कोई बाहरी कंपनी है फोर्ड। फोर्ड क्या है, एक विदेशी कंपनी है, किसकी क्या बनाती, ऑटोमोबाइल कंपनी, और वो बनाती है गाड़ियां। अब मोहन ने इन्वेस्ट किया किसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और क्या कहा कि भाई अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, यानी रेसिडेंट, भारत का नागरिक है लेकिन कहां इन्वेस्ट कर रहा है, फोर्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो पूछा गया कौन सा ये लोन माना जाएगा जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना जाएगा, जो रेसिडेंट करेगा, या फिर उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज जो फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या पर्सपेक्टिव होगा उस रेसिडेंट का जो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव को क्या कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हेज फंड कहेंगे। ठीक है, हेज फंड इन्वेस्टमेंट। हेज फंड का सीधा मतलब समझ लीजिए, कोई विदेशी कंपनी है, भारत में आती है, और भारत में कोई भारतीय क्या करता है, उसमें निवेश करता है, तो उसे हेज फंड कहा जाता है। याद रखिए ये वर्ड है हेज, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है विदेशी कंपनी के साथ, यही हेज फंड। अगर भारत की कोई कंपनी कहां जाती है, विदेश जाती है, और विदेश का कोई कंपनी भारत की कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता, तो उसे भी हेज फंड कहेंगे। ये भी क्लियर रखिएगा। ठीक है, उल्टा भी कर सकता है कि मान लीजिए आपसे कहा कि कोई इंडियन कंपनी है, वो कहां गई, विदेश गई, तो विदेश में जाकर के उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। किसी विदेशी ने भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो विदेशी के लिए तो ये भारतीय कंपनी विदेशी हुई ना, इस वजह से उसे भी हेज फंड कहा जाएगा। इस बात को याद रखिए। रियल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कहा जाएगा, एक वर्ड है, ये भी एक ऑप्शन सही हो सकता है, आप कह सकते हैं रियल इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट कर रहा है वो,
तो ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि अगर रियल इन्वेस्टमेंट तब होता जब भारत की कंपनी भारत के ही व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता, तब वो रियल इन्वेस्टमेंट हो जाता। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलिए, छोटी अवधि के लिए, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले या खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है? द मार्केट इन विच सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन फंड रेजर एंड द बायर इज नोन एज। फंड रेजर क्या है भाई? फंड रेजर वही है जो पैसा क्रिएट करते हैं मार्केट में, यानी एक तरीके से एक कंपनी बनाते हैं और कहते हैं भाई ये कंपनी आपके लिए ये सुविधाएं देगी, तो हम इसके लिए क्या चाहते हैं? आपसे फंड चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, फंड रेजर एंड बायर। बायर कौन है? आप लोग खरीदार हैं। एक कंपनी स्टैब्लिश हुई, आपसे कहा कि भाई आपको क्या देंगे? अच्छी सड़कें देंगे, और कहा अच्छी सड़कों को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर इस पे क्या करता है, गंदगी करता है, हम उस पर क्या करेंगे? चालान लगाएंगे, फाइन लगाएंगे। तो उसको क्या कहेंगे? उसने फंड रेज किया, आपसे पैसा भी लिया, उस पैसे के लिए रोक अलॉट की और उन लोगों को सिक्योरिटी पे लगा दिया, भाई जो भी व्यक्ति थूकते हुए या गंदगी करते हुए मिल जाए रोड पे, उसको क्या करना? उठा के अंदर कर देना, पकड़ लेना है। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। 54 का डी, उसको कहेंगे प्राइमरी मार्केट। समझिए क्यों मैंने एग्जांपल क्यों दिया रोड का? क्योंकि रोड क्या है? एक तरीके से राज्य बनाती है आपके लिए, या फिर क्या है? पीडब्ल्यूडी, जिसको भी आप कहना चाहें। तो अगर मान लीजिए ये राज्य को एक तरीके से, एक थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी है, और एक प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? द मार्केट इन विच सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी प्रतिभूति दस्तावेज होते हैं, आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द फंड रेजर एंड द बायर। यानी फंड रेजर वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो एक मार्केट को रन करता है, क्या होता है वो? फंड रेजर। यानी वो आर्थिक सलाहकार या फिर आर्थिक व्यक्ति जो फंड को रेज करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करता है, यानी भारत की आर्थिक विकास में क्या करता है? एक तरीके से प्राइमरी मार्केट को रन करने का प्रयास करता है। रोड क्या है भाई? रोड का जो सामान आता है कहां से आता है? डामर की बनती है, गिट्टी वगैरह बनती है, क्या होता है भाई? डायरेक्ट क्या है? एक तरीके से रॉ मटेरियल है, तो यानी प्राइमरी बाजार से आया है, इस वजह से भी इसको प्राइमरी मार्केट कह दिया जाता है। ये थोड़ी सी कनेक्शन याद रखिएगा, ट्रिक भी कभी कभी काम आता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ नहीं रहे होते हैं, ठीक है, उनको सही करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, 54 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा है कि भाई निम्नलिखित में कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकार से या सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? Which of the following information can be sought from the appropriate public information officer under right to information act? इस बात को याद रखिएगा। आरटीआई आया कब है? 2005 के आसपास। 6 में इंप्लीमेंट हुआ है, 5 में आ गया था। ठीक है, 6 में इंप्लीमेंट हुआ था और 5 में इसको क्या किया था? बनाया गया था। तो पूछा क्या अधिकार मांगा जा सकता है? तो कह रहा है कि कॉपीज ऑफ आंसर पेपर्स फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। बिल्कुल सही बात है, कॉपीज मांगी जा सकती है, स्क्रूटनी कराई जा सकती है। आगे क्या मांगा जा सकता है? स्टेटस ऑफ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड एप्लीकेशन। तो कह सकते हैं कि भाई इसका क्या ऑप्शन सही होगा? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड बी। ठीक, 55 का डी बिल्कुल मांगा जा सकता है, 55 का डी, दोनों सही होंगे। ठीक, हाँ इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल सही। 55 का डी। Who launched the first national semiconductor mission in India on September 2, 2025? आपको पता है ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे ना कर ले जाएंगे, सिंपल। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कर। कैसे? आपको पता है इस समय जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उसका उद्घाटन कौन करता है? एक ही व्यक्ति करते हैं। उनके चेहरे पर लाइट होती है, गाड़ी से भी चलते हैं तब भी लाइट होती है। हाँ, एक तरीके से देखते हैं आप, तो कौन किया है? अंदाजा लगा लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया है। और भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, पहली भारत की सेमीकंडक्टर चिप भी बनकर के तैयार हो गई, जिसको क्या कहा गया? परम कहा गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पहली सेमीकंडक्टर कौन सा है बनकर के तैयार हुई चिप? जिसको परम कहा गया है, इस बात को याद रखिएगा। क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर मिशन शुरुआत की और नेवल प्राइम मिनिस्टर ने 2 सितंबर 2025 को। अभी ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, परम याद रखिएगा। आगे, Which state's chief minister was declared as the richest in India according to the ADR report of 2025? ये भी हो गया भैया, देख लीजिए। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और उसमें क्या हो गए? रिचेस्ट मुख्यमंत्री भी होने लगे। मुख्यमंत्री की टोटल सैलरी कितनी होती है? 4 से 5 लाख।
या 2-2.5-3 लाख रख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर की 4-5 लाख होती है, राष्ट्रपति की सबसे ज्यादा होती है। अब ये भी कहा गया रिचेस्ट सबसे ज्यादा कौन है, अब इनकी रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी एडीआर ने कह दिया है, तो क्या सही ऑप्शन होगा? ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था जगन मोहन रेड्डी, सी जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी के बेटे थे, वाईएसआर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नाम वाम नहीं लिखना भाई, बस सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश की क्या है, सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर के बेटे भाई। ठीक है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड एज सुकुमार अधिकारी इन 2025? ये तो करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, 58 का सी। हाँ, युगांडा, बिल्कुल सही बात है। युगांडा में बहुत तेजी से क्या फैल रहा है, हिंदू धर्म फैल रहा है बहुत तेजी से। इतना तो किसी भी देश में नहीं, इतना तो केन्या, इतना तो कह सकते हैं कि सिंगापुर या मॉरिशस में भी इतनी तेजी से नहीं फैला जितना तेजी से युगांडा में फैल रहा है। 58 का सी सही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ ठीक बात है, आगे चलते हैं। 59, विच टेनिस प्लेयर वॉन द टोरंटो टाइटल ऑन सितंबर 3, 2005? ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसमें देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ट्रिक ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक बात। तो इसमें आपको बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं, याद ही रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, 59 का क्या ऑप्शन होगा? बी होगा, सही है। ठीक, 59 का बी। एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, जेसिका पेगुला, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इस करंट अफेयर्स में कोई ट्रिक नहीं है। कुछ जितनी ट्रिक्स होती है मैं बताते हुए चल रहा हूं, करंट अफेयर्स की बताते हुए चल रहा हूं, लेकिन जिसकी नहीं है उसकी कैसे क्रिएट कर देंगे, वो तो याद ही रखना पड़ेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर एंड ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर? ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, ईमेल से जिसको चलाया जाता है? तो भाई ये तो सबको पता है, इसको भी अगर कोई नहीं दे पाएगा तो आपका फिर कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना बेकार। ठीक है, कंप्यूटर को फेमस ही किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। जब माइक्रोसॉफ्ट आया तभी कंप्यूटर फेमस हुआ। ईमेल तब फेमस हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट आया। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जिसमें क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है और आपके ईमेल कम्युनिकेशन का भी क्या होती है, एक पूरी सॉफ्टवेयर होता है, वहां से आप ईमेल टाइप करके भेज सकते हैं। पहली बार जब भारत में ईमेल आया तो माइक्रोसॉफ्ट की चर्चा बहुत हुई। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही लेकर के आया था इसे, पहली बार इसने पॉपुलराइज किया, और बाद में जीमेल, वाईमेल, बहुत सारे लोग क्या है आने लगे। ईमेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्या है 60 का सही आंसर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा। 60 का भी सही है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते। तो अब आते हैं 61 पे। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब देखिए राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट? लिखा है पहला ऑप्शन, नेशनल इमरजेंसी इज ऑलरेडी इन फोर्स इन द होल ऑफ इंडिया और इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड इन द होल और पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अगला ऑप्शन पढ़िए। अगला ऑप्शन कह रहा है इफ द इलेक्शन कमीशन कंफर्म्स दैट इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड इन दैट स्टेट। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। यानी एक तरीके से राष्ट्रपति शासन कहता ही है आर्टिकल 356 में, याद रखिए 356 में दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल कहां दिया है? इनडायरेक्टली कहां दिया है? 356 में। और एग्जैक्ट वर्ड क्या मेंशन है? द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का पूरी तरीके से ठप हो जाना, असफल हो जाना, वो प्रेसिडेंट रूल की तरफ इशारा करता है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? डी, यानी ए और बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब कहा यह कह ही दिया गया, क्या कह दिया गया कि इलेक्शन का फेलियर हो गया। कहां पे? इलेक्शन मशीनरी का, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, संवैधानिक व्यवस्था ही ठप हो गई है, तो भाई कैसे चलाएंगे शासन? ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। जिस एरिया में नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी फोर्स में है वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, होल ऑफ इंडिया और इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड इन द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरे देश में भी हर राज्य में लागू कर सकते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी। किसी एक पार्ट में लागू कर दिया, प्रदेश में लागू कर दिया, तो क्या हो जाएगी? एक तरीके से हाँ स्टेट इमरजेंसी हो जाएगी, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। एक और होती है 360 के तहत, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, यानी क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं,
आगे लिखा पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? द वेस्टर्न घाट रिसीव रेनफॉल थ्रू विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हाँ देखिए, वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है, ये वेस्टर्न घाट मतलब क्या? भारत का पश्चिमी। पश्चिम में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, लिख ही देते हैं भाई, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और नीचे सबसे क्या है? केरल। ये पूरा क्या है? एक तरीके से वेस्टर्न घाट का इलाका है। और नीचे सब क्या है? अनामलाई और अनायमुड़ी जैसी पहाड़ियों के क्षेत्र है, छोटे छोटे क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं आप पहाड़ियां हैं। साउथ इंडिया की कई सारी पहाड़ियां क्या है? अनामलाई क्या है? सबसे बड़ी हिल है। तो इस बात को याद रखिएगा। कैसे करेंगे भाई? यहां पे पहाड़ है। अब जब पहले कह दिया आपको वेस्टर्न घाट्स पहाड़ के रूप में है, तो बारिश कैसे लेकर के आएंगे? माउंटेनियस के माध्यम से लेकर के आएंगे, यानी पर्वतीय क्षेत्र हो जाएंगे, तो बारिश वहां से आती है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? अब देखिए, ये प्रश्न कई बार आया है, और अगर कभी आ जाए, अगर वैसे आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आ जाता तो ठीक है, बड़ा मन रख करके हॉकी लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, आज भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन ही नहीं है कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, हॉकी कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत की किसी भी वेबसाइट पे हॉकी शब्द का जिक्र नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में कई बार पूछा गया है, लेकिन गलत है। लेकिन अगर पूछा जाता है तो बड़ा मन रख करके हॉकी लगा दीजिएगा। ठीक है, हाँ आगे रखिए। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? भाई ये क्वेश्चन जिसका गलत हो गया तो क्या बताएं। वर्ल्ड एनवायरमेंट, इतनी चर्चा होती है वर्ल्ड एनवायरमेंट पे, हाँ हर साल आता है। गर्मियों में क्या होता है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन की समिट भी होती है, और उसी समय वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कहते हैं 5 जून। 5th of जून इज द राइट आंसर। तो 64 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक बात, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? अच्छा, which of the following cases did not become controversial due to investigation by the Comptroller and Auditor General of India? आपको ये पता है, कॉम्प्ट्रोलर जो भारत का कैग होता है, उसके पास अधिकार होता है किसकी? पार्लियामेंट की, या फिर क्या है, केंद्र सरकार की स्क्रूटनी का, यानी केंद्र सरकार के जो बही खाते हैं उन पर एक तरीके से उनकी जांच कर सकता है। राज्य विधानसभाओं की जांच कर सकता है, एमएलए, मिनिस्टर्स, एमपी, इन सब की जांच कर सकता है। ये सारे अधिकार किसके पास है? कैग के पास है, यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षा। ठीक, तो पूछ रहा है कौन सा अधिकार इसकी जांच के बाद मामला सामने नहीं आया? ठीक, तो आपको याद होगा सत्यम कंप्यूटर्स केस। सत्यम कंप्यूटर केस एक ऐसा कंप्यूटर केस, देखिए याद रखिएगा, कई सारे फॉरेन पार्ट्स ये लोग लेकर के आते थे, और यहां पे जैसे आपका डेल का कंप्यूटर है, तो कई सारे पार्ट लेकर के आए और ओरिजिनल पार्ट निकाल करके फिर से उनको मार्केट में बेचते थे, और यहां लोकल मार्ट्स ला करके यहां पे कंप्यूटर्स में लगाते थे। तो केस क्या हुआ कि इतना ज्यादा इन्होंने क्या कर लिया, एक तरीके से ओवरलैप कर लिया अपना सामान, कि बाद में बिकना ही बंद हो गया। तो प्रश्न ये उठा कि भाई अगर ऐसा है, पहली बात तो आया कैसे इतने बल्क में, दूसरा है कि अगर हम खरीद भी रहे हैं तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसको भारत सरकार ने अलाउ कैसे किया। क्या वहां पे जांच नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। अब चूंकि जब ये कैग में चला गया तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई। ठीक है, इस वजह से ये कभी चर्चा में आया ही नहीं, और आया भी तो 2-3 दिन की मीडिया फुटेज में जाके अपने आप खत्म हो गया। क्यों? और ये अपने आप में बड़ा स्कैम था भाई। विदेशी मार्केटों में से आप कंप्यूटर्स लाते थे, वहां के ओरिजिनल पार्ट्स निकाल करके विदेशों में बेचते थे, और ऐसे ही सत्यम कंप्यूटर क्या हो गया? सत्यम कंप्यूटर केस बन करके तैयार हो गया है। और ओवरलैपिंग का पूरा नेग्लिजेंस का मामला था, सरकार का पूरा नेग्लिजेंस का मामला। अगर सरकार चाहती तो ये केस कभी होता ही नहीं। ठीक है, हाँ पहले भी जांच की रिपोर्ट आ रहे थे। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सी बिल्कुल ठीक आंसर, सत्यम कंप्यूटर केस। देखिए बहुत सारे ऑप्शन क्या है अभी आपके रिपीटेड है। सत्यम कंप्यूटर केस आया, आगे हो सकता है 2G स्कैम आ जाए, हो सकता है कभी कोलगेट स्कैम आ जाए, तो ऐसे करके प्रश्न पूछता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल के केसों को याद रखिएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई भाई? सबसे पहले देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये हुई है 1885। कहां पे हुई है? ये हुई है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई। और जब मुंबई में इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन बने? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, और वही कांग्रेस का क्या माना जाता है? बनाने वाला है, संस्थापक माना जाता है। लेकिन इस
पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब यह बात हुई कि भाई पहला अध्यक्ष कोई विदेशी नहीं होना चाहिए, तो किसको बनाने की बात की गई? तो किसी भारतीय को बनाने की बात की गई, और उस सभा में सबसे योग्य व्यक्ति नजर आए जिनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और इनको कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या होगा सही ऑप्शन 66 का? 66 का सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। Which article related to the directive principles of state policy that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government? मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है, इनडायरेक्टली डिस्कस किया है, क्लास में डिस्कस किया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि पंचायत को पावर कौन देती है, और ये सपना किसका था? गांधी जी का, ग्राम स्वराज्य का सपना था। और ये सपना ही क्या बन के आगे चल करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जिसने स्थापित किया। ठीक है, 1992 और 93 में क्या आया? एक तरीके से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को स्टैब्लिश किया गया, और क्या लाया गया? आर्टिकल 40। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 40 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। आगे चलते। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? ये तो भाई बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएसआई में भी आया, SSC में भी आया। ठीक है, लगातार वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, और कभी कभी यूपीपीएससी में पूछ लेता है भूले बैठ के। ठीक है, एक बार पूछा था दीनपनाह पे, उसमें आया था बेसिकली स्टेटमेंट लिख के आया था इस राजा का नाम, वो आप बताएंगे। 68 का क्या सही हो? यमुना नदी के तट पर क्या बना है भाई? यमुना नदी के तट पर तो एक ही चीज बनी है जिसका नाम है ताजमहल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, शाहजहां। 68 का क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बस, दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? ऑप्शन गलत है क्या? देखिए, इस बात को याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पे ताजमहल भी बना है, और क्या बना है? एक चीज और है, हुमायूं कह सकते हैं भाई। इसमें सही दिया है भाई, आपके आयोग ने माना है। क्यों माना है नहीं पता है, ठीक है, देख लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? हुमायूं ने भी रख सकती है भाई, हो सकता है आयोग ने कहां से, मुझे नहीं पता कहां से पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हुमायूं ने माना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ऐसा ही माना है, ठीक है, तो आप यही मानिए, इसी को पढ़ करके चलिए, और नेट पे सर्च भी कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके विषय में, ठीक, और क्यों माना है इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन इंडियन एग्रीकल्चर स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन? क्या लेकर के आए थे हम यहां भारत में? हाइब्रिड। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ही क्यों था? इसलिए हुआ था क्योंकि पैदावार अच्छी नहीं हो रही थी किसानों की। ठीक, अब जैसे ही हाइब्रिड सीड्स लेकर के आए, अब इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर लेवल जाके दिमाग लगाना पड़ेगा। हाइब्रिड सीड्स भी हम लेकर के आए थे, ठीक है, जो HYV कैटेगरी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर के आए थे, जो मिक्स सीड्स है, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स लेकर के आए। लेकिन इसमें पूछा क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंपॉर्टेंट इनपुट? इनपुट मतलब किसान जो खेत में डाला जाता है, तो हाइब्रिड सीड्स तो नहीं डाले जाते ना, फर्टिलाइजर डाला जाता है, ठीक है, तो कह सकते हैं आप कि उर्वरक, यानी खेतों में जो आपकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा दे, ये किसके तहत आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत आया था। तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और आप देखेंगे पंजाब के क्षेत्रों में बड़े किसान पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां आया? वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आया। इस बात को याद रखिएगा। तो फर्टिलाइजर सही ऑप्शन है, लेकिन अगर इसको थोड़ा घुमा देता कि क्या हाइब्रिड सीड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में आए थे, बिल्कुल सही बात है, आए थे। ठीक, आगे चलते हैं, जिनको आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते थे, HYV। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण एक्सियारेसिस निम्नलिखित में किस कारण से होता है? भाई ये डेफिशिएंसी, इंफेक्शन किस वजह से होता है, लिखा है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म और फाइलरिसिस थ्रेड वॉर्म। देखिए, कुछ डिजीजेस के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक, और जैसे आपको पता है बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, ठीक है, जो रतौंधी होती है, और स्कर्वी हो गया, ये सब किसकी वजह से होती है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, जनरल साइंस है, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? एक्रेसिस डिजीज होती है बेसिकली पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स की वजह से, जो परजीवी गोल कृषि होती है। क्यों क्यों होता है भाई इनकी वजह से? परजीवी मतलब इनको क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए होता है, कि आप मान लीजिए इंसान है, आप उसके पास गए, तो एक तरीके से कह सकता है कि भाई उसने आपको इन्फेक्ट कर दिया,
उससे आप में आ गया। जैसे कोविड-19 क्या था, अगर किसी टेबल पे पड़ा है तो क्या निर्जीव है, अब उस टेबल को आपने छू लिया तो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, वो आपके अंदर चला गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं डिजीज इसके द्वारा क्रिएट होती है। 70 का ऑप्शन क्या सही होगा, ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? आयकर, इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू इनकम टैक्स? आयकर, याद रखिएगा, इसके रिलेटेड, आयकर विभाग के रिलेटेड नियम कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। इस बात को याद रखिएगा, भूलिए मत। कभी कभी कंफ्यूजन में देता है कि भाई इस आयकर विभाग को रिलेटेड कौन प्रश्न बनाता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है, इनकम टैक्स। ठीक है, बनाता है, लेकिन सहमति किसकी होती है? फाइनेंशियल मिनिस्टर आपके जो होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, या फिर कहें आपके देश के फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण जी इस देश की वित्त मंत्री हैं इस समय। और 71 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 71 का सी, मॉड वैट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन नॉट रिलेटेड टू इनकम टैक्स? बिल्कुल सही बात है। सिंपल फॉर्म, असेसमेंट ईयर, यानी पिछला साल जो असेसमेंट लिया जाता है इनकम का। दूसरा क्या है? सिंपल फॉर्म, फॉर्म 1A जिसको आप सिंपल कहते हैं, जो इनकम टैक्स में भरने में काम आता है। 31C हो गया, उसको भी सिंपल फॉर्म कहते हैं। एग्जामिशन, यानी किसको किसको टैक्स में छूट मिलेगी, ये सब किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स से रिलेटेड है। मॉड वैट क्या है? मॉड वैट इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ अ मर्डर? BNS कुछ नहीं है भाई, IPC को चेंज करके BNS कर दिया। पूरे देश में हमारी एक ही उपलब्धि है कि हम नाम को चेंज करते हैं। ठीक है, हमने बहुत कुछ चीजें नहीं डाली। इंडियन पुलिस कोड 1860 को खत्म करके क्या बना दिया? भारतीय न्याय संहिता बनानी। तो अपना क्या बनाया भाई? सब तो अंग्रेजों से लेके आए। ठीक, आज भी वही व्यवस्था अपना रहे हैं। और न सिर्फ चेंज किया, बल्कि कुछ चीजें अमेंड करके, कुछ चीजें बदल करके वही पुरानी बातें लागू करती, बस नाम बदल दिया। नाम बदलने में वैसे भी भारत बहुत आगे। ठीक है, 72 का क्या होगा सही ऑप्शन? किसके तहत हत्या के लिए अधिकतम सजा क्या है? ये तो IPC के तहत। आप सुने होंगे ताजीरात हिंद के तहत हत्या के मुकदमे क्या सुना जाता है? मृत्युदंड दिया जाता है। तो मृत्युदंड क्या है? एक तरीके से राइट है। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो जाती है किसी को मारने की? किसी की जिंदगी आप खत्म करेंगे तो आप सुरक्षित थोड़ी रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा सही ऑप्शन 72 का? 72 का डी। ठीक है, डेथ पेनल्टी। इसको माफ भी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास क्या है? ये पावर है, पैडोनिंग पावर है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पास पैडोनिंग पावर्स भी होती है, जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 72 का डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल सही बात। विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? चोरी के लिए भाई कौन सा होता है? हाँ, कुछ नहीं बदला है, वही सेम सेक्शन है, बस उसको नए तरीके से लिख दिया गया है। तो 73 का सी होगा। बिल्कुल सही बात है, तो सबको पता भाई 310 का मुकदमा जिसके ऊपर लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? चोरी में अंदर हो जाएगा। 73 का क्या होगा सही ऑप्शन? बिल्कुल ठीक, सी। ठीक है, तो धारा 310। 302 लगता है तो बड़ा खतरनाक होता भाई। हाँ, सबको पता है, मर्डर। पिछला वाला जो ऑप्शन था वो किसके तहत था? 302। अब लिखा है मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को कहा जाता है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड इट्स सोर्सेस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड इट्स सोर्सेस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो स्टैटिस्टिकल डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये जो प्रोक्टोलॉजी है, डायटिक्स है, एपिडेमोलॉजी है और इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी किससे संबंधित है? आपके इम्यून सिस्टम से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? और दूसरा किससे संबंधित है? डायटेटिक्स, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अपने आप में ये वर्ड तोड़ लीजिए भाई, ट्रिक लगा लीजिए, डाइट तो संबंधित हो नहीं सकता। तो सही ऑप्शन क्या बचा? इन दोनों में से सही ऑप्शन बता। प्रोक्टोलॉजी क्या है? बहुत कम ही नाम सुना है इसका। हमने एपिडेमोलॉजी का नाम बहुत सुना है। तो कभी कभी ऐसे भी ट्रिक्स काम आ जाते हैं कि भाई जब आप बात करते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन को आंसर क्या था मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 74 का क्या ऑप्शन सही हो जाता? ए सही हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है, 74 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कभी कभी तोड़ के भी प्रश्न किए जाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक, ऊपर संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम, बताना है भाई ऑप्शन दिए। यूनियन पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड दैट प्रपोजल सपोर्ट बाय एट लीस्ट कितने मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाए तब वो राज्य में बना सकता है। ये तो भाई बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कोई भी अधिकार राज्य को दिया गया उसको ओवर रीच अगर करेंगे तो उसमें क्या अधिक क्षेत्र अधिक कार्य लगेगा। तो अधिक कार्य के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और उसी स्पेशल मेजोरिटी को क्या कहते हैं? 2/3 बहुमत, यानी 2/3 मेंबर्स ऑफ
प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 बहुमत। मान लीजिए किसी दिन 300 लोग आए, छोड़िए इसको, छोटा एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लास में 20 लोग बैठे, तो 20 का 2/3 कितना होगा, लगभग 13 होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम 14 मान लेते हैं, तो 14 लोग क्या हो गए, उस दिन 20 लोग आए थे, 20 में से 14 क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो 2/3 ने 20 में से 14 लोगों ने अगर समर्थन कर दिया तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। प्रेजेंट एंड वोटिंग, किस दिन, उस दिन लोग बैठे थे जिस दिन बिल या फिर कोई नियम, एक्ट का कानून पास हो रहा था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है कि भाई मीन्स एंड ऑफेंस फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो भाई बिल्कुल ऐसा है कि भाई संगीन अपराध, आपने सुना होगा संगीन अपराध, सीधे इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना, क्या लगाना है 76 का ए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपको कई बार डिस्कस किया क्लास में, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, संगीन अपराध। क्या हो गया, हत्या हो गया, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, और बेसिकली अपहरण, रैंसम, फिरौती मांगते हैं आप किसी से, वो भी क्या हो जाता है, संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, जैसे आप संगीन अपराध कहते हैं। ठीक, नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा, असंगीन अपराध, जो जैसे चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गया। आजम खान पे मुकदमा लगा था कि भाई मेरी भैंस चुरा ले गए थे, ये भी मुकदमा लगा था आजम खान पे, तो भैंस चोरी के मुकदमे में आजम खान जेल गए। तो ये क्या है, असंगीन अपराध है। ठीक, आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस कोशिकाओं में होता है, क्या होता है भाई, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द, याद रखिए न्यूक्लियस क्या है, सबसे छोटी इकाई है किसकी, ये भी आता है प्रश्न। ठीक है, इस पे भी प्रश्न आता है। तो 77 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्यूक्लियस आपको बता देते, इसका ऑप्शन साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस समझ लीजिएगा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका की क्या सबसे छोटी इकाई कौन सी है, न्यूक्लियस, इस बात को भूलिएगा मत। और फिर न्यूक्लियाई, उसकी भी छोटी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस को याद रखना है, न्यूक्लियाई को याद रखना है। ठीक है, उसी से क्या बना, न्यूक्लियर। ठीक है, तो इस बात को भूलिएगा मत, कभी कभी न्यूक्लियस पे प्रश्न पूछता है, न्यूक्लियाई पे प्रश्न पूछता है, ऐसे घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा। और करंट अफेयर्स को साथ में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो ऐसे ऑप्शंस आप कर ले जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। आपको पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको यह पता होगा कि यार ये क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर का पार्ट हुआ कर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म होगा ना, सही आंसर है 77 बी। हाँ ठीक है, 77 का बी सही आंसर। आगे चलते हैं। 78 लिखा है हु एडमिनिस्टर द ओथ टू अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल कितना सरल क्वेश्चन आता है भाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको दिलाते हैं, राष्ट्रपति को। तो राज्य से संबंधित है तो कौन दिलाएगा बताइए। भारत के राष्ट्रपति अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं, सॉरी उल्टा बोल गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाते हैं, ठीक है, तो बताइए जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात, गवर्नर। गवर्नर शपथ दिलाएगा। राज्य से संबंधित है तो कौन दिलाएगा शपथ, गवर्नर। सी इज द राइट आंसर, दी गवर्नर यानी राज्यपाल महोदय शपथ दिलाएंगे। लिखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। हु प्लेज द रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हु प्लेज द रोल ऑफ हेड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार जिक्र किया है कि जब एक आईएएस अधिकारी जब आईएएस बनता है उसका सपना क्या होता है, उसका सपना होता है एक दिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनता। तो भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे पावरफुल पोस्ट होती है आईएएस अधिकारी की। तो क्या सही ऑप्शन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। इस बात को याद रखना, 79 का डी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी इसका क्या होता है, 11th नंबर का प्रोटोकॉल होता है। यानी प्रधान सबसे पहले राष्ट्रपति का होता है, फिर उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस जैसे करके प्राइम मिनिस्टर चलते रहते हैं। यानी 11वें नंबर पर कौन आता है, भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी आता है। ये क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सबकी मीटिंग्स भी कराता है, कोऑर्डिनेशन भी रखता है। और राष्ट्रपति भवन में भी क्या होता है, इनका ऑफिस होता है। ठीक है, इस बात को भूले, कल्याणपति से आपका आज कहते हैं, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ याद रखिए, कर्तव्य पथ, कल्याण पथ नहीं, कर्तव्य पथ, जिसे पहले 7 RCR कहते थे, 7 रेस कोर्स, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ करता था। मछली की किस्मों के तलजनी प्रकार कहां पाए जाते हैं, पूछा गया वेयर आर द डिमर्सल टाइप्स ऑफ फिश फाउंड। ये तो भाई क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, तभी क्या है आप कर पाएंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लिखा है भाई इन द डीप वाटर्स ऑफ द ओशन, ये सही ऑप्शन होगा। समुद्र के गहरे पानी में मछली के तलमज्जी प्रकार कहां पाए जाते हैं, वेट आर द डिमर्सल टाइप्स ऑफ फिश। ये देखिए कुछ साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत मुश्किल से कोई ट्रिक मिल जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 80 का
ए, इस बात को याद रखना है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे कई सारे टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।